Good evening. Now, yesterday we had completed reactions of alcohols, and as promised, today we will start with the reactions of phenol. Reactions of phenol आज हम start कर रहे हैं और इसमें first हम देखेंगे electrophilic substitution reaction of phenol. The first reaction is electrophilic substitution reaction of phenol. कल के टॉपिक में भी आपने देखा फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की थी और फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को याद करके आपको बताना है that what is the directive influence of OH group with the benzene ring. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहां दिख रही थी? एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिए. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल देखिए और मुझे बताइए कि किन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे थे? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे. इसका मतलब इन फिनॉल OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. फिनॉल में OH ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. And in addition to being ortho-para directing, there is one more interesting fact about it. OH group is highly activating. कैसा ग्रुप है ये? Highly activating. क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन एटम पे प्रोड्यूस कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, राइट? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए. दैट इज व्हाई इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप. OH ग्रुप कैसा है? इन फिनॉल OH ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग. तो इसे समझते हुए, इसे कंसिडर करते हुए, लेट अस नाउ डिस्कस द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेशन. लेट अस फर्स्ट डिस्कस नाइट्रेशन. बहुत सिंपल है. फिनॉल का फर्स्ट नाइट्रेशन वी विल डू विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. पहले नाइट्रेशन किससे करेंगे हम? विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. देखो, आमतौर पे नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. देखा है ना, अभी तक हमने जितने भी नाइट्रेशन रिएक्शंस देखे हैं उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज किया है. नहीं, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो क्यों डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एनफ टू कैरी आउट द रिएक्शन? बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप. क्योंकि फिनॉल में OH कैसा है? हाईली एक्टिवेटिंग. क्या मिलेगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी you will be getting two product. एक मिलेगा, इसको कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा मिलेगा पारा नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड para nitrophenol. This one is phenol. अब इसमें ये दोनों जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये प्रोडक्ट को आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो. कैसे सेपरेट कर सकते हो? बाय स्टीम डिस्टिलेशन. can be separated by
steam distillation. And why it can be separated by steam distillation? Related to this question is asked in CBSE. CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि why this two are separated by steam distillation. तो इसका रीजन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दीज टू कंपाउंड्स. सबसे पहले मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दिखा रहा हूं. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये है OH ग्रुप और ये है नाइट्रो ग्रुप, राइट. दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. और इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के सेम मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है. दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या कहते हैं इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. Whereas the another case, पारानाइट्रोफिनॉल का यहां बता रहा हूं. पारानाइट्रोफिनॉल में let us consider this as one molecule, then this as the another molecule, and this continues, so on कर सकते हो इसको. अब यहाँ पे दो अलग अलग नाइट्रोफिनॉल है. पारानाइट्रोफिनॉल दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है. यही यहाँ पे भी एक्सटेंड होता है और यहाँ पे भी एक्सटेंड होता है. तो एज इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. आपने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है और आपने ये भी पढ़ा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? वीक. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग. बिकॉज ऑफ these two different kinds of hydrogen bond in the molecule, orthonitrophenol and paranitrophenol, orthonitrophenol का intramolecular H bond weak है, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए ये स्टीम से वोलाटाइल है, स्टीम के एक्शन से भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. पारानाइट्रोफिनॉल की हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग है, ये बॉइलिंग पॉइंट हाई शो करेगा, स्टीम से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा. तो दैट इज व्हाई बोथ कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. इजी. चलिए इसी में एक और रिएक्शन दिखा रहा हूं. वो रिएक्शन ये है दैट फिनॉल if treated with concentrated nitric acid, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जगह पे अगर फिनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किया जाए, दैट फॉर्म्स टू 4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. दिस फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसका कॉमन नेम है पिकरिक एसिड. द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पिकरिक एसिड. और आपको बता दूं कि ये साधारण सा दिखने वाला रिएक्शन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है. कन्वर्ट फिनॉल इनटू पिकरिक एसिड. ये दूसरी बार है जो आप पिकरिक एसिड का फॉर्मेशन देख रहे हो. एक बार आपने पिकरिक एसिड का फॉर्मेशन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन से भी देखा है, वार्म विथ H2O एंड दैट गिव्स
Cl get replaced by OH, और सेकेंड टाइम अभी देख रहे हो फिनॉल का नाइट्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। फाइन, स्पेस यहाँ पे कम है, अगर दूसरी रिएक्शन में लिखूंगा तो कंजस्टेड दिखेगा, इसको आप नोट कीजिए, देन वी विल सी नेक्स्ट। There is one more method of preparing picric acid which is more preferred these days, and what is that method? तो इसमें phenol का first of all sulfonation is done. Phenol is treated with sulfuric acid, and upon reaction with sulfuric acid it forms 2,4-disulfonic acid derivative. सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप आएगा, एंड देन फर्दर ऑन treating with concentrated nitric acid, this gives (2,4,6) ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज पिक्रिक एसिड। आप देखना ये एनसीईआरटी में भी जो है ना स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसकी रिएक्शन या इसका इक्वेशन वहां पर डिस्कस नहीं किया है, तो ये इक्वेशन भी आप लिख लीजिएगा। The next reaction is halogenation reaction. So halogenation में भी we will be discussing different cases. एकदम ध्यान से सुनना, इससे गिव रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अभी जो हैलोजिनेशन बताने वाला हूं ना, एक क्वेश्चन नाइट्रेशन से भी गिव रीजन काइंड ऑफ फॉर्म हुआ था। क्या? दैट व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आर सेपरेबल बाय स्टीम डिस्टिलेशन। एक वो क्वेश्चन था, 1 मार्क में पूछा जाता है, और इसमें भी 1 मार्क का एक गिव रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा। बाकी तो आएगा ही, लेकिन गिव रीजन में एक 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से भी निकल के आएगा, तो ध्यान दीजिए। हैलोजिनेशन में 2 केसेस हैं इसमें भी। पहला केस मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट इन द सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी। यहां पे जो ब्रोमिनेशन किया जा रहा है, इसमें ब्रोमीन इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, या आप क्लोरोफॉर्म ले सकते हो या कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख भी देता हूं, सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी। कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए? ऑफ लो पोलैरिटी। तो यहां पे यू विल बी गेटिंग मिक्सचर ऑफ orthobromophenol and parabromophenol. Orthobromophenol या 2-bromophenol and parabromophenol, ये आपका प्रोडक्ट है। नाम नहीं लिख रहा हूं, आई होप आप नाम खुद लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? तो फिनॉल ऑन ब्रोमिनेशन इज गिविंग ऑर्थोब्रोमोफेनॉल एंड पैराब्रोमोफेनॉल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉर्मल केसेस में जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, जैसे जब हमने बेंजीन का ब्रोमिनेशन किया था, या फिर जब हमने क्लोरोबेंजीन का ब्रोमिनेशन किया था, वी हैव यूज्ड अ लुईस एसिड कैटलिस्ट देयर। किया था या नहीं? वी यूज्ड फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट इन दोस केसेस। जैसे अगर बेंजीन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो बेंजीन प्लस ब्रोमीन, और कैटलिस्ट क्या रिक्वायर्ड होगा? फेरिक ब्रोमाइड। अगर क्लोरोबेंजीन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमीन एंड कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड। लेकिन इस केस में कैटलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो ब्रोमीन का सॉल्यूशन है इन दिस सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई हियर कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड? इसका रीजन है अगेन
ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप। क्या है? ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप। तो आप याद रखना, इन फिनॉल ड्यू टू highly activating nature of OH group, Lewis acid catalyst is not required for generation of electrophile. In phenol, due to highly activating nature of OH group, Lewis acid catalyst is not required for generation of electrophile. बेंजीन के केस में या क्लोरोबेंजीन के केस में जहां आपने लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज होता हुआ देखा है, उसकी मैकेनिज्म को एक सेकंड के लिए याद कीजिए। लुईस एसिड कैटलिस्ट का क्या रोल था? इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप इतना एक्टिवेटिंग है कि आपको लुईस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन Br+ कैन टेक प्लेस even without Lewis acid catalyst. Why? Because OH is highly activating in nature. Fine. तो एक ये केस है। दूसरा है कि if the same reaction, that is bromination of phenol, if carried out with bromine water, अगर यही आप ब्रोमीन वाटर के साथ करते हो, then you will be getting 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल का। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमोफेनॉल और साथ में मिलेगा 3HBr। ओके, चलिए इसके साथ कोलबेज रिएक्शन भी देख लेते हैं। कोलबेज रिएक्शन, ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही टाइप है, प्लस इट इज अ नेम्ड रिएक्शन। मैंने आपसे पहले सेशन में ही कह दिया था कि नेम्ड रिएक्शन आपके पूरे ऑर्गेनिक सिलेबस में 20 से 25 नेम्ड रिएक्शन है, और आपको स्टार्टिंग से ही नेम्ड रिएक्शन की एक सेपरेट नोटबुक, एक सेपरेट शीट रेडी रखनी चाहिए। तो हर रोज जो भी आप नेम्ड रिएक्शन पढ़ो, उस नोटबुक में या उस शीट में नोट डाउन करते रहो, ताकि टुवर्ड्स द एंड आपके पास नेम्ड रिएक्शन का एक अलग से मटेरियल हो। नेम्ड रिएक्शन से अकेला 12-15 मार्क का क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक में। तो कोलबेज रिएक्शन देखते हैं। 12-15 तो मैं कम कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी रहता है। कोलबेज रिएक्शन में फिनॉल इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ फिनॉल की रिएक्शन पहले करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिनॉल इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच कन्वर्ट्स फिनॉल इनटू फिनॉक्साइड। फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनॉल गेट कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड, एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विथ carbon dioxide, a weak electrophile, and followed by acidification. This gives
इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा मुझे ये बता सकते हो इसका कॉमन नेम क्या होगा? पढ़ा है आपने, कल ही पढ़ा है कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा? कल पढ़ा है आपने, पेन किलर बनाने के टाइम पे पढ़ा है, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। फाइन। अब देखो इसमें क्वेश्चन राइज होता है, गिव रीजन वाला। देखो ये रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको नेम्ड रिएक्शन में डायरेक्ट कोलबेज रिएक्शन पूछा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे गिव रीजन काइंड ऑफ में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि टुवर्ड्स द एंड वी आर ऑब्टेनिंग हियर OH ग्रुप ओनली, है ना? तो व्हाई वी हैव कन्वर्टेड OH इनटू सोडियम फेनॉक्साइड हियर? हमने यहां पहले स्टेप में इसको बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम फेनॉक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया? क्या हम फिनॉल का डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसका रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल होगा? वेरी वीक। और सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्टिविटी फिनॉल से भी ज्यादा है। कल हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझा है कि फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर मच पावरफुल, मच मोर स्टेबलाइजिंग कंपेयर टू दैट ऑफ फिनॉल। तो फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, इसीलिए वी कन्वर्ट फर्स्ट इनटू फिनॉक्साइड, then reacts with weak electrophile carbon dioxide followed by acidification gives salicylic acid. Easy? तो यहां पे भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इन कोलबेज रिएक्शन phenol is first converted into sodium phenoxide as phenoxide is more reactive than phenol with the weak electrophile CO2. कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल है एंड phenoxide is more reactive with the weak electrophile CO2 as compared to phenol. That is why first getting converted to phenoxide. Okay? Give reason वाले क्वेश्चन प्लीज स्टार्टिंग से ही मार्क करते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर देना, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। आप अपने नोट्स में ही मेंशन कर देना हैव बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन, ऐसे सिर्फ कर दीजिएगा ना, एस्ट्रिक मार्क करके लिख दो PYQ, मतलब अंडरस्टूड है कि ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके? Riemann-Timon reaction, हाँ स्टार्ट ऑन है। Riemann-Timon reaction अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं आपको एकदम 100% दावे के साथ कहता हूं कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी रीजन का ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें ये रिएक्शन ना हो, जिसमें Riemann-Timon रिएक्शन ना पूछा जाए।
और इसको पूछने का अलग अलग तरीका है। एक तो नेम्ड रिएक्शन में डायरेक्ट राइट अ नोट ऑन रीमर-टाइमन रिएक्शन और राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रीमर-टाइमन रिएक्शन, या फिर कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकता है। अब जैसे अभी देखो, आपको एक कन्वर्जन में बताना रह गया। कल आपने देखा था सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन, देखा था ना, और आज आपने देखा फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। तो टू स्टेप कन्वर्जन में क्या मैं आपको ये कन्वर्जन दे सकता हूं, फिनॉल टू एस्पिरिन दे सकता हूं ना? ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके प्रॉपर ऑर्डर में ये कन्वर्जन कंप्लीट करना है, फिनॉल टू एस्पिरिन। आज करके मुझे दिखाइएगा जाने से पहले। रीमर-टाइमन रिएक्शन देखते हैं। रीमर-टाइमन रिएक्शन में phenol is first treated with chloroform and sodium hydroxide। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, दैट इंटरमीडिएट इज दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। इस इंटरमीडिएट का अगेन द रिएक्शन इज डन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑन रिएक्टिंग दिस इंटरमीडिएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट इट फॉर्म्स सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस सैलिसिलाल्डिहाइड। ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। और लास्ट स्टेप इसका हम करते हैं एसिडिफिकेशन, जिसमें यहां पे ONA कन्वर्ट्स टू OH। ये क्या बन गया, सैलिसिलाल्डिहाइड। सैलिसिलाल्डिहाइड क्या बना, सैलिसिलाल्डिहाइड। और ये है आपका फिनॉल, ये है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन मैं खुद एग्जामिनेशन में पूछता हूं। मैं पूछता हूं जैसे यहां से रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, यहां लिख दूंगा A, फिर यहां लास्ट में लिख दूंगा B और बोलूंगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। एक मार्क स्ट्रक्चर ऑफ A का हो गया, एक मार्क स्ट्रक्चर ऑफ B का हो गया, 2 मार्क में क्वेश्चन हो गया, राइट। हाँ, दूसरा इस रिएक्शन से रिलेटेड एक और चीज बताना था कि अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन में कोलबेज रिएक्शन और रीमर-टाइमन रिएक्शन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। याद रखिएगा, कोलबेज रिएक्शन से क्या प्रिपेयर होता है, सैलिसिलिक एसिड। कोलबेज रिएक्शन से क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। और रीमर-टाइमन से क्या बनेगा, सैलिसिलाल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड दे रहा है और कोलबेज क्या दे रहा है, कोलबेज कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, सैलिसिलिक एसिड दे रहा है। मैंने देखा है अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे भी एग्जामिनेशन में रीमर-टाइमन पूछा है तो वो कोलबेज लिख के आते हैं, और अगर कोलबेज पूछा है तो उसमें रीमर-टाइमन लिख के आ जाते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, है ना। कहीं अपने लैंग्वेज में, कोई साइन लैंग्वेज में मेंशन कर लीजिए कि कोलबेज एंड रीमर-टाइमन रिएक्शन शुड नेवर बी मिक्स्ड, मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओमी बाबा आप भी ध्यान रखना, रीमर-टाइमन अलग है, कोलबेज रिएक्शन अलग है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, इसमें बहुत सिंपल रिएक्शन है, सबसे सिंपल रिएक्शन अभी तक का यही है। फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन हमने किया जिंक डस्ट के साथ, दिस फॉर्म्स बेंजीन, ये बनाता है बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। और लास्ट रिएक्शन यहां बता दूं,
यहां बताओ लास्ट रिएक्शन आफ्टर LOC, रिएक्शन विद जिंक डस्ट के बाद लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इज डन विथ रिएक्शन, दिस इज डन अपॉन रिएक्शन विथ क्रोमिक एसिड। वो कैसे बनता है? तो रिएक्शन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये मिक्सचर में बनाता है H2Cr2O7 and H2Cr2O7 oxidizes phenol into this compound। इसका नाम बता सकते हो? Phenol on oxidation it forms hydroquinone। क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोक्विनोन। ओके, या बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। अ स्मॉल करेक्शन, ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज बेंजोक्विनोन नॉट हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन इस कंपाउंड को कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बेंजीन 1,4-डाइऑल इसका है, बेंजोक्विनोन इसके लिए। फाइन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। तो इन अल्कोहल का हम कमर्शियल प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल लेवल पे ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसका कमर्शियल यूजेस क्या क्या है, व्हाट इट्स कमर्शियल यूजेस आर। सो मिथेनॉल के बारे में सबसे पहली बात यह याद रखना कि मिथेनॉल इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। पहले के टाइम में मिथेनॉल को वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता था। Methanol in the earlier days were prepared by destructive distillation of wood. That is why इसको और क्या कहा जाता है? Wood spirit। लेकिन आज के डेट में अगर हम wood के destructive distillation से मिथेनॉल बनाएंगे तो एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होगा और दूसरा ग्लोबल कंसर्न्स है ना, सरकार उठा के हमें बंद कर देगी, राइट। तो कमर्शियल प्रिपरेशन मिथेनॉल का आज की डेट में ऐसे नहीं किया जाता। मिथेनॉल नाउ अ डेज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम वाटर गैस। अब वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं या सिंथेसिस गैस कहते हैं। और इसमें द कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड इज यूज्ड and the temperature required is 573 to 673 Kelvin। और प्रेशर कितना देखो तो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड? 300 ATM के आसपास होगा। 200 to 300 ATM प्रेशर इज रिक्वायर्ड, तब जाके ये कहीं बनाता है CH3OH मिथेनॉल। क्या बनाता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल अल्कोहल का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली है। मिथेनॉल इज पॉइजनस। हम जब अल्कोहल की बात करते हैं ना तो इट डजंट मीन कि कोई भी अल्कोहल पी लो चलेगा। अगर आपने मिथेनॉल का कंजप्शन किया even in small amount it can cause blindness। a very small amount of methanol if ingested it can cause blindness। और अगर large quantity में आपने मिथेनॉल लिया है then you can have a meeting with यमराज, है ना। यमराज के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको नरक में डालना है या स्वर्ग में डालना है ना। मिथेनॉल का आज के डेट में सबसे प्राइम यूज है
used in production of मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम कॉमनली फॉर्माल्डिहाइड कहते हैं, और ये जो फॉर्माल्डिहाइड है ना, ये फॉर्माल्डिहाइड से फॉर्मलिन सॉल्यूशन बनाया जाता है। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इज फॉर्मलिन, एंड फॉर्मलिन इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग द डेड स्पेसिमेंस ऑफ जीव जंतु। प्लांट और एनिमल के डेड स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए। कभी बायोलैब में देखा है आपने जीव जंतु छोटे छोटे जार्स में, उसमें जो केमिकल अंदर जो सॉल्यूशन फिल्ड होता है ना, वो होता है फॉर्मलिन। फॉर्माल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है। तो इसी फॉर्माल्डिहाइड के प्रिपरेशन में मिथेनॉल इज इन्वॉल्व। ये इसका ऐसे इंडस्ट्रियल यूज है। इसके अलावा मिथेनॉल को सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। मिथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट एंड वार्निशेस। पेंट और वार्निश में इसको, लकड़ी का जो पॉलिश होता है या पेंट जो होता है, उसमें सॉल्वेंट की तरह इसे यूज किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि सर व्हाई मिथेनॉल इज पॉइजनस एंड व्हाई नॉट इथेनॉल? व्हाई आफ्टर ड्रिंकिंग इथेनॉल वी एंजॉय, वी डांस, while after drinking methanol we have to visit यमलोक? सोचिए, तब तक मैं आपको इथेनॉल का भी बात बताता हूं। इथेनॉल के बारे में बताता हूं। हर्षित फेवरेट वाला है? नहीं। इथेनॉल, इथेनॉल कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल is commercially prepared by alcoholic fermentation। कैसे बनाते हैं? by alcoholic fermentation। और इस alcoholic fermentation में जो मैं मेथड डिस्कस करूंगा ना, ये मेथड सेम टू सेम आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक चैप्टर था जिसमें इथेनॉल के बारे में आपने पढ़ा था। सेम वही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यहाँ पे भी बताऊंगा। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में करते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक मोलासेस। मोलासेस क्या होता है? इट इज द लिक्विड विच इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग सुगर फ्रॉम सुगर केन जूस। सुगर केन जूस से सुगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद बाकी का जो लिक्विड बचा, मदर लीकर, उसको हम कहते हैं मोलासेस। उस मोलासेस में अभी भी सुगर प्रेजेंट है। That molasses still contains sugar। सबसे पहले क्या करते हैं? हम उस मोलासेस में प्रेजेंट सुगर का डाइल्यूशन करते हैं। We dilute it till the concentration of sugar reaches to 10%। तो कब तक डाइल्यूट करेंगे? जब तक सुगर का कंसेंट्रेशन 10% तक ना आ जाए। उसके बाद उस सुगर सॉल्यूशन को या मोलासेस सॉल्यूशन को एक बड़े से फर्मेंटेशन टैंक में लेते हैं। उसमें पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर का एडिशन किया जाता है। फर्मेंटेशन टैंक को पूरा एयर टाइट पैक क्लोज कर दिया जाता है एंड इट इज केप्ट इन डार्क, टेम्परेचर मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो एनारोबिक कंडीशन में वहां पे यीस्ट जो है वो ग्रो करते हैं इन एनारोबिक कंडीशन। द फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इथेनॉल। अब इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है? तो रिएक्शन सबसे पहले आप देखिए, सुगर का मतलब है सुक्रोज, C12H22O11, और आपने डाइल्यूशन किया है ना, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यीस्ट का यूजिंग द एंजाइम इन्वर्टेज, यीस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम होता है। यूजिंग दिस एंजाइम दिस कन्वर्ट्स इनटू C6H12O6 एंड C6H12O6। इसमें से एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। हर्षित सोच रहा है कि सर दोनों तो सेम ही है, फॉर्मूला सेम है। तो क्या हुआ? फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। कैसा आइसोमर होगा? फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज,
द एंजाइम जाइमेज गेट्स एक्टिवेटेड। इसके बाद कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? जाइमेज। और जाइमेज क्या करता है? जाइमेज कन्वर्ट्स इट इनटू इथेनॉल C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका इथेनॉल का फॉर्मेशन। यहाँ जो आपको इथेनॉल मिलती है वो इथेनॉल डाइल्यूट होती है, वो 10% इथेनॉल होता है। उसको डिस्टिलेशन से कंसंट्रेशन इसकी एनरिच की जाती है टिल 95%। लेकिन 95% इथेनॉल के बाद द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट हेल्पफुल इन फर्दर कंसंट्रेशन। आगे ज्यादा प्यूरिफिकेशन के लिए 100% इथेनॉल ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 95% के बाद हेल्पफुल नहीं होता। देन देयर केमिकल अदर मेथड्स, सल्फ्यूरिक एसिड स्प्रिंकल कर सकते हैं जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, डिहाइड्रेशन करके वो एब्सोल्यूट अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, राइट? दोनों ही हो सकते हैं। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय एक्शन ऑफ जाइमेज कन्वर्ट्स टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है इसका कमर्शियल प्रिपरेशन। आपको पता है ये जो लोग कहते हैं ना कि वाइन जितनी पुरानी हो उतना ही अच्छा होता है, आपको बहुत पता है। चलो अच्छी बात है, मुझे भी पता है, ये बात तो सबको पता है, मूवी में सुना है, मैंने तो पढ़ा भी है। चलो, तो वाइन में ग्रेप जूसेस का फर्मेंटेशन करके वाइन बनाया जाता है। ग्रेप जूसेस का फर्मेंटेशन करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेप जूसेस, ऐसे फ्रूट्स जो शुगर एनरिच होते हैं, जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उनके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। और जितना लॉन्गर टाइम वो फर्मेंटेशन चलता है उतना ही ज्यादा प्योर अल्कोहल फॉर्म होता है, राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी पुरानी हो उतना ज्यादा अच्छा। एक और चीज, जब ये फर्मेंटेशन हो रहा हो, इवन द ट्रेस अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन शुड नॉट एंटर। फर्मेंटेशन टैंक में इतू सा भी एयर और ऑक्सीजन अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एयर और ऑक्सीजन एंटर हुआ तो ये जो इथेनॉल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? इथेनोइक एसिड। और ये जो इथेनोइक एसिड है ये इसके टेस्ट को स्पॉइल कर देगा, वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के टेस्ट को स्पॉइल कर देगा, अल्कोहल के टेस्ट को स्पॉइल कर देगा। इसीलिए द फर्मेंटेशन टैंक शुड बी एयर टाइट एंड इट शुड बी केप्ट इन डार्क। अब यूजेस देख लें। इथेनॉल इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहलिक बीवरेजेस। इथेनॉल से अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाया जाता है। कौन कौन सा अल्कोहलिक बीवरेज बनाया जाता है हर्षित बताओ तो? ब्रीजर, बियर, विस्की, वाइन, वोडका, रम, जिन, टकीला, और कुछ होता है, क्या होता है? फेनी, अरे वो तो काजू का जूस होता है ना। हाँ चलो, फेनी, ठीक है। तो इतने सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनका सेवन ना करें, फाइन। सिर्फ इनके बारे में पढ़े, इनके बारे में जाने, इनका सेवन ना करें। लिमिटेड टू स्टूडेंट्स एंड गुड पीपल। मिलिट्री वाले कर सकते हैं, उनके लिए सब जायज है। इसके अलावा इथेनॉल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन यूज एज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्रीज। It is also used as a raw material in industries for the production of large number of other chemicals. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा प्लीज पे अटेंशन। एक तरफ इथेनॉल से अल्कोहलिक बीवरेज बनाया जा रहा है। अल्कोहलिक बीवरेजेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैबिट फॉर्मिंग होता है। इट इज कॉज ऑफ मेनी सोशल अब्यूजेस, बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इससे जो अल्कोहलिक बीवरेज इंडस्ट्री में जो इथेनॉल जाता है ना, उस इथेनॉल पे गवर्नमेंट बहुत हाई सेल टैक्स इंपोज करती है, जिससे वो जो भी अल्कोहलिक बीवरेज बनाए, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक बनाए, वो कॉस्टली हो, ताकि लोग उसको बहुत इजी वे में अफोर्ड
ना कर पाए, राइट। एंड दूसरी तरफ इथेनॉल को इंडस्ट्री में भी सप्लाई करना है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट देयर, so that it can be used in paint industry, in varnishes industry, in cosmetic industries, in pharmaceutical industries, इधर भी तो भेजना है ना। लेकिन वो हाई सेल टैक्स वाला इथेनॉल अगर उन इंडस्ट्रीज में चला गया तो वो इंडस्ट्रीज जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है वो बहुत महंगे हो जाएंगे, एंड वी मैंगो पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, राइट। तो गवर्नमेंट को हमारे जैसे केमिस्ट लोगों ने एक आइडिया दिया कि गो फॉर डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। अब डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल क्या होता है? तो अल्कोहलिक बीवरेज के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज में जो इथेनॉल सप्लाई की जाती है उस इथेनॉल में पर्पसली स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, पिरिडिन और मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है। A small amount of copper sulfate, pyridine or methanol is added purposely into ethanol which is supplied into the other industries. इससे क्या होगा? इससे that ethanol will become unfit for drinking. इथेनॉल पॉइजनस हो जाएगा और इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट हो जाएगा, राइट। तो इस रास्ते से क्या होता है? गवर्नमेंट दोनों काम कर लेती है ना। और गवर्नमेंट हम केमिस्ट लोगों का शुक्रिया अदा करती है कि थैंक यू, अगर आप केमिस्ट्री वाले ना होते तो हमारा क्या होता, ठीक है, और आम जनता का क्या होता। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग बड़े शाने होते हैं। कैसे शाने होते हैं? नहीं, वो कैसे शाने होते हैं? वो ऐसे शाने होते हैं कि वो ऑन पेपर दिखाते हैं कि आई एम रनिंग अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्या दिखाते हैं? कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चला रहा हूं, और उसके बाद गवर्नमेंट से परमिट लेके वो लाते हैं डीनेचर्ड इथेनॉल। उनसे भी शाने, उनसे भी होशियार होते हैं उनके कंपनी, उनके फैक्ट्री में काम करने वाले केमिस्ट, जो उनसे ये दावा करते, वो कहते हैं अरे आप डीनेचर्ड लेके आओ ना, मैं प्यूरिफाई कर लूंगा, चलेगा। और वो कोशिश भी करते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि उस डीनेचर्ड इथेनॉल को वो प्यूरिफाई करे। और जब उनके मुताबिक वो डीनेचर्ड इथेनॉल प्यूरिफाई हो गया तो फिर चुपके से उससे क्या बना लेते हैं? अल्कोहलिक बीवरेज, और कमाई ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक अगर ट्रेस अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस रिमेन्स देयर, अगर डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ, अगर मिलावट वाली इथेनॉल यूज हो गई विस्की, बियर, वाइन, वोडका, रम जो भी बना उसको बनाने में, तो उसी को कहेंगे हम जहरीली शराब। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है ना, जहरीली शराब पीने से 3 लोग, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, नहीं आर्टिकल आया था, ये न्यूज में था, बिद्दुपुर के 3 लोग जो हैं बिकॉज ऑफ द पॉइजनस ड्रिंक दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो उसमें मुझे लगता है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन यही केस होगा कि डीनेचर्ड वाला अल्कोहल यूज हुआ होगा, उनकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स को, सस्ता वाला अल्कोहलिक ड्रिंक को लिया होगा उन्होंने, डीनेचर्ड अल्कोहल यूज हुआ होगा, और उस डीनेचर्ड अल्कोहल की वजह से दे गॉट। अब आप ये सोचिए कि ये दोनों है तो एक ही फैमिली का, इसको आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, झूमते रहोगे। लेकिन इसको अगर आपने लिया स्मॉल अमाउंट भी, इतू सा भी, तो आंखें लूज हो जाएगी, मतलब ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। और अगर ज्यादा लिया तो डायरेक्ट यमराज के साथ मीटिंग हो जाएगी। ऐसा क्यों? Why is it so? एक्चुअली पहले ये समझ लीजिए
कि हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद ये ऑक्सीडाइज होता है। मिथेनॉल फर्स्ट ऑक्सीडाइजेस टू मिथेनॉल और मिथेनॉल फाइनली ऑक्सीडाइजेस टू मिथेनोइक एसिड। मतलब आपने अगर अपनी ड्रिंक में गलती से भी मिथेनॉल को इंजेस्ट कर लिया तो आपके बॉडी में वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो चुका है? मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आपको पता है ना, रेड एंट व्हेन इट स्टिंग्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड, और कितना पेनफुल होता है वो, एक्सटर्नली इतना पेनफुल होता है। तो सोचो कि अगर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में वो मिथेनोइक एसिड बनेगा, कोरोसिव एसिड, तो वो क्या करेगा? सोच सकते हो? दैट इज बिकॉज, यही वजह है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली that methanoic acid ingestion in small amount can cause blindness, in large quantity it can cause death. ठीक है? Because it gets oxidized finally into methanoic acid in our body, which is highly corrosive, highly poisonous. Okay? चलिए, so this is all about alcohols, phenols. आपका अल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में बचा है ओनली ईथर्स, जिसमें ईथर की क्लासिफिकेशन, ईथर की नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें तो डिस्कस्ड है। हमें ईथर की बस 3 चीजें डिस्कस करनी है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत छोटा सा पार्ट है एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट टुमारो। ठीक है? ओके, बाय, दैट्स इनफ फॉर टुडे।